नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि अंग्रेजों के टाइम में भारत की आधारिक संरचना किस प्रकार की थी। यानी जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली तब भारत में जो आधारिक संरचना होती है वो किस प्रकार की थी। और दोस्तों साथ में हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशिक हितों को साधने के लिए जो भारत में आधारिक संरचना की, उसके बाद में जाके भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। तो इन दो टॉपिक पर आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हैं। दोस्तों 1 से लेकर 6 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आधारिक संरचना किस प्रकार की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये आधारिक संरचना होती क्या है। देखिए आधारिक संरचना, पहले इसको आप समझिए कि आधारिक संरचना होती क्या है। देखिए आधारिक संरचना का मतलब होता है जो देश को आधार देती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कोई मकान बनाते हो तो पहले आप उसके क्या खुदवाते हो, नींव खुदवाते हो ना। जितनी स्ट्रॉन्ग किसी भी मकान की नींव होती है उतना ही उसके ऊपर अच्छी तरीके से बिल्डिंग बनती है। तो दोस्तों ऐसे ही आर्थिक गतिविधियों को उतनी ही अच्छी होगी जितनी अच्छी आधारिक संरचना होगी। तो आधारिक संरचना में 2 पहलू आते हैं दोस्तों, एक होता है आर्थिक पहलू और एक होता है सामाजिक पहलू। एक होता है आर्थिक पहलू और एक होता है सामाजिक पहलू। आर्थिक पहलू में आ जाते हैं हमारे जैसे कि कृषि आ गया, उद्योग आ गया, व्यापार आ गया, वाणिज्य आ गया, बैंकिंग आ गया। ये सारे हमारे क्या होते हैं, आर्थिक पहलू होते हैं। जबकि सामाजिक पहलू में आ जाते हैं हमारी शिक्षा आ जाती है, स्वास्थ्य आ जाता है, आवास आ जाता है। तो आधारिक संरचना, देखिए दोस्तों आप खुद ही सोच के देखिए, कोई व्यक्ति या कोई भी देश तभी तो विकास करेगा ना जब उसके पास बेहतर सड़कें होंगी, पुल होंगे, लोग स्वस्थ होंगे। तो आधारिक संरचना का मतलब होता है जो देश को आधार देता है, आर्थिक पक्ष के लिए और सामाजिक पक्ष के लिए। तो अब इसको आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, बस सिर्फ आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो देखिए दोस्तों हम एक एक पॉइंट करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि आधारिक संरचना से अभिप्राय उन आर्थिक परिवर्तनों के तत्वों से है जैसे कि यातायात हो गया। अब देखिए किसी भी देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण ज्यादा होगा कम होगा वो यातायात पे निर्भर करता है, क्योंकि पूरा का पूरा कृषि, पूरा का पूरा उद्योग या सेवा क्षेत्र तभी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा जब यातायात के साधन होंगे। ऐसे दोस्तों जनसंचार के साधन हो गए, टेलीफोन, इंटरनेट, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों के लिए। तभी इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। तो यातायात हो गया, जनसंचार हो गया, जनसंचार के साधन हो गए, बैंकिंग तो आप जानते हो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी क्या होती है, बैंकिंग होती है। तो आप देख लीजिए यातायात हो गया, जनसंचार हो गया, बैंकिंग हो गया और शक्ति और ऊर्जा। शक्ति यानी बिजली का उत्पादन हो रहा है, कोयले से हम बिजली बना रहे हैं, पानी से हम बिजली बना रहे हैं। तो ये हमारे आर्थिक परिवर्तन होते हैं। तो मैंने पहले ही आपको ये चीज समझाई कि आधारिक संरचना में 2 चीजें होती हैं, एक होता है आर्थिक और एक होता है सामाजिक। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तथा सामाजिक परिवर्तनों के उन तत्वों से है जैसे कि शिक्षा, कि कोई देश जितना ज्यादा उसके नागरिक शिक्षित होंगे उस देश का उतना ही आर्थिक समृद्धि भी होगी और आर्थिक विकास भी होगा। स्वास्थ्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो क्या आर्थिक गतिविधि कर पाएगा। ऐसी दोस्तों आवास यानी मतलब मकान, अगर लोगों के पास मकान ही नहीं होंगे रहने के लिए तो वो कभी भी
उन्नति नहीं कर पाएंगे, आवास सुविधाएं तो से है जो एक देश के विकास और समृद्धि की नींव होते हैं। अगर भारत देश है, देखिए दोस्तों मैं इसको समझाऊं, अगर भारत देश को उत्पादन को बढ़ाना है यानी आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ाना है या आर्थिक विकास को बढ़ाना है तो उसको दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आधारिक संरचना, देखिए प्राथमिक क्षेत्रों, द्वितीयक क्षेत्रों या तृतीयक क्षेत्रों, वो तभी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा जब उसके पास यातायात के साधन बहुत अच्छे हों, जनसंचार के साधन बहुत अच्छे हो, बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी हो और दोस्तों बिजली यानी बिजली आज की डेट में बिजली बहुत बड़ा है यानी ऊर्जा बहुत अच्छा हो। क्लियर है यानी, क्योंकि दोस्तों जब तक बिजली नहीं होगी तो कोई भी मशीन, कोई भी कारखाना, उसमें ऊर्जा ही नहीं होगी तो क्या वो तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और साथ में दोस्तों सामाजिक पहलू भी है। अगर हम समाज की बात करें तो लोग बाग अगर शिक्षित, अगर देश उन्नति करना चाहता है तो उसे उसके नागरिकों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, उसका नेचुरल सी बात है स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और लोगों के पास अपने मकान होने चाहिए या घर मकान होने चाहिए, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी देश हो, भले वो इंडिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूके हो या बांग्लादेश हो, किसी भी देश को अपना आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना है। आर्थिक समृद्धि मतलब क्या? उत्पादन को बढ़ाना है और उत्पादन के साथ साथ में आर्थिक विकास को भी बढ़ाना है। तो उसे ये जो चीजें यातायात, जनसंचार, बैंकिंग या फिर हम कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ये आधारिक चीजें हैं। इनके बिना कोई भी देश आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ा ही नहीं सकता। यानी दोस्तों ये एक तरीके से किसी भी देश के लिए एक जैसे मकान होता है उसकी नींव होती है, ऐसे ही ये उस किसी भी देश की उन्नति के लिए नींव का कार्य करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों चीजें समझ में आगे होगी। अब दोस्तों देखिए ब्रिटिश शासनकाल के अंदर अभी तक तो आपने ये समझा कि आधारिक संरचना होती क्या है, तो मैंने आपको बता दिया आर्थिक पक्ष होता है इसका, जिसमें मैंने बताया, और सामाजिक पक्ष होता है। अब मैं बात करता हूं कि जब भारत में ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था, 1857 के बाद ब्रिटेन की रानी या इंग्लैंड की रानी का यहाँ पे राज था। उस दौरान इन आर्थिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन आए, यानी उनका क्या रोल था ब्रिटिश सरकार का, इस पे हम अब बात करते हैं। तो देखिए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो यातायात और जनसंचार के जो साधन थे उनमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया यानी वृद्धि हुई। यानी देखिए जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेज किस लिए आए थे? आप ये बात जानते हैं, व्यापार करने आए थे। अगर दोस्तों यातायात के साधन ही नहीं होते तो क्या वो देश, इतने बड़े देश भारत से कच्चा माल ला पाते? नहीं ला पाते। और जनसंचार के साधन भी नहीं होते, क्या वो इंग्लैंड की रानी से क्या बात कर पाते? नहीं कर पाते। अपने ऑफिसर्स में बात कर पाते? नहीं कर पाते। तो दोस्तों जैसे ब्रिटिश सरकार यहाँ पे भारत में आई तो इससे व्यापार करना था, जिसकी वजह से उसने यातायात और जनसंचार के साधनों की क्या किया? विकास किया। बट वो विकास केवल अपने स्वहित को पूरा करने के लिए किया गया था, ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया गया था। उनको उसकी जरूरत थी। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि भाई यातायात का इन्होंने विकास किया और जनसंचार के साधनों का विकास किया। निसंदेह हम कह सकते हैं कि रेलवे है भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्राप्ति थी। देखिए जनसंचार के साधन और यातायात के साधनों की अगर हम बात करें तो रेलवे का निर्माण भारत में पहली बार किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था, अपने उपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए। क्योंकि दोस्तों अंग्रेज आए थे यहाँ पे व्यापार करने। अब भारत छोटा सा तो देश है नहीं, भारत बहुत बड़ा देश है। अब भारत इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, हर जगह से उसे कच्चा माल चाहिए था, तो उसने क्या किया? रेलवे का निर्माण कर दिया, जिससे वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचा सके और फिर इंग्लैंड से जो बना हुआ माल आता था उसे भारत की मंडियों में पहुंचा भी सके। तो ये उसका उद्देश्य था। बट दोस्तों रेलवे का उस समय भले नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हो भारतीय अर्थव्यवस्था में, पर आगे चल के भारत के लिए रेलवे एक वरदान साबित हुआ। दोस्तों रेलवे आज भी भारत के लिए एक वरदान है। दोस्तों
जैसे कि देखिए रेलवे का निर्माण किया गया, डाक तार का यानी पोस्ट ऑफिस का भी निर्माण किया गया। ये सब किसने किया? अंग्रेजों ने किया। ठीक है। बंदरगाह, बंदरगाह क्या होती है दोस्तों? जहां पे पानी के जहाज रुकते हैं, जो तटीय इलाके होते हैं, जैसे एक एयरपोर्ट होता है जिसमें कौन रुकते हैं? हवाई जहाज। ऐसी जहां पे पानी के जहाज रुकते हैं उन्हें बंदरगाह कहते हैं। इंग्लिश में से हम सी पोर्ट कहते हैं। तो सी पोर्टों का निर्माण भी किया गया। सी पोर्ट का निर्माण भी अंग्रेजों ने किया, पोस्ट ऑफिस का निर्माण भी अंग्रेजों ने किया, रेलवे का निर्माण किया गया, और सड़कों का, पक्की सड़कें। इससे पहले भारत में जो सड़कें थी वो कच्ची हुआ करती थी, बट अंग्रेजों ने अपने स्वहित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सड़कों का निर्माण किया, जो आगे चल के भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सौदा रहा। आदि का निर्माण किया और विकास भी हुआ। मेरी बात समझ आई? तो आप ये सोच रहे होंगे कि तो अंग्रेज तो भारत के लिए अच्छे थे, बुरे कहां थे? बुरे थे दोस्तों। क्यों बुरे थे? क्योंकि इन सब के पीछे ना ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशिक हितों को पूरा करने का था। अगर उन्होंने पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया तो इसलिए किया था ताकि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है विभिन्न अफसरों के बीच में और इंग्लैंड के बीच में बना रहे। दूसरी बात, सड़कों का निर्माण किया गया ताकि वो कच्चा माल ला सके, तैयार माल पहुंचा सके। रेलवे का विकास किया गया तो बड़ी मात्रा में बनी हुई वस्तुओं को भारत के क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके और कच्चे माल को लाया जा सके। तो इनके पीछे किसी भी प्रकार का भारत या भारतीय लोगों का फायदा करना नहीं था, बल्कि खुद का फायदा करना था ब्रिटिश सरकार का, यानी उपनिवेशिक हितों को पूरा करना। उपनिवेशिक का मतलब कच्चा माल यहां से ले जाओ, वहां पे बनाओ, बना के यहां पे 3 गुना दामों पे बेचो। इसका मतलब होता उपनिवेशिक। इज इट क्लियर? आई थिंक। तो देखिए उपनिवेशिक हितों को पूरा करना था, ये भी क्लियर हो गया। अब ना कि भारत में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना या विकास की गति को तेज करना, ये इसके पीछे उद्देश्य नहीं था। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ये जितनी भी आधारिक संरचना की गई वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए की थी, ना कि भारत के लिए। पर ये आगे चल के इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, ये इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं जिससे आपको इस टॉपिक में और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसके बाद दोस्तों देखिए रेलवे का जो विकास किया गया या बंदरगाहों का विकास किया गया, डाक तार का विकास किया गया या सड़कों का जो विकास किया गया, उनके पीछे के जो उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। तो देखो रेलवे का विकास क्यों किया गया? तो सिंपल सी बात है, उपनिवेशिक भारत में कच्चे जो पका हुआ माल जो ब्रिटेन में बनता था उसको भारतीय मंडियों में हर एक मंडी तक पहुंचा दिया जाए, इसलिए रेलवे का विकास किया गया। और साथ में दोस्तों बाजार का आकार, जो ब्रिटेन वस्तुएं थी उनके बाजार को बढ़ाने के लिए भारत में रेलवे का विकास किया गया। यानी तैयार हुई वस्तुएं जो ब्रिटेन में तैयार होती थी उनको भारत के एक एक बाजार में पहुंचाया जाए, इसलिए रेलवे का निर्माण किया गया था। और साथ में दोस्तों भारत के प्रत्येक क्षेत्र से कच्चे माल को रेलवे के माध्यम से बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए भी किया गया था। यानी पहला इनका उद्देश्य था रेलवे का विकास करने के लिए। पहली बात कि जो तैयार वस्तुएं थी जो ब्रिटेन में तैयार होती थी या जिसे हम ब्रिटेन वस्तुएं कह सकते हैं, उसे बाजारों तक पहुंचाने के लिए ताकि बाजार का आकार बढ़े ब्रिटेन वस्तुओं का। और दूसरा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कच्चे माल को भी भारत तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया था। तो रेलवे का आपको उद्देश्य पता लग गया कि रेलवे का आखिर क्यों विकास किया गया। अब बात करते हैं सड़कों का विकास क्यों किया गया। ताकि दोस्तों अगर सड़कें नहीं होती, मान लीजिए अगर सड़कें नहीं होती तो क्या उस पर गाड़ियां सही से चल पाती? नहीं चल पाती। तो कच्चे मालों तक, कच्चे माल का बंदरगाहों तक आप ये सोचोगे उसके लिए तो रेलवे का निर्माण कर ही दिया था। पर दोस्तों रेलवे हर जगह नहीं जा सकती, और भी व्हीकल्स होते हैं जैसे कार होती है, ट्रक होते हैं, इन तरीके के किस में चलते हैं? नेचुरल सी बात है सड़क पे चलते हैं। और जितनी बेहतर सड़कें होंगी तो यातायात के साधनों में जितनी ज्यादा आसानी होगी, सरल होंगे, तो कच्चा माल लाया जा सकता था। तो देखिए सड़कों का विकास कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए किया गया। भाई जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे वहां तक ट्रकों से भरा जाता था, रेलवे स्टेशन लाया जाता था, फिर
उसमें रेल में डाला करते थे। रेलवे से कहां पहुंचाया जाता था? सी पोर्ट पहुंचाया जाता था। सी पोर्ट से पानी के जहाजों के थ्रू उसे इंग्लैंड ले जाता था और इसी तरीके से दोस्तों बने हुए माल को लाया जाता था। तो इसमें सड़कों का विकास होना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज आई हमारे साथ व्यापार करने थे और व्यापार के लिए दोस्तों यातायात के साधनों का होना बहुत जरूरी है। आज आप देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि भारत के जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हैं। अभी भी कुछ कमियां हैं बट फिर भी काफी अच्छी हो गई हैं पहले के कंपैरिजन में। ऐसी दोस्तों बंदरगाहों का विकास। अब देखिए बंदरगाह नहीं होते यानी सी पोर्ट्स ही नहीं होते तो क्या दोस्तों ब्रिटेन माल जो ब्रिटेन को जो निर्यात किया जाता था और ब्रिटेन से जो आयात किया जाता था क्या संभव था? हम कच्चे माल को क्या करते थे? निर्यात करते थे और पके हुए माल का क्या करते थे? आयात करते थे। तो इसमें बंदरगाहों का बहुत बड़ा रोल था। तो ब्रिटिश सरकार ने बंदरगाहों का निर्माण इसलिए किया था ताकि वो कच्चे माल का निर्यात कर सके और बने हुए माल को क्या कर सके? आयात कर सके। ये सारे के सारे अपने उपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये बार बार बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि डाक तार का विकास क्यों किया गया, ताकि दोस्तों जो प्रशासन जो इंग्लैंड की सरकार यहाँ पे चल रही थी उससे वार्तालाप करने के लिए, उसको निर्देश देने के लिए ब्रिटेन सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया गया, ताकि सभी अफसरों को, भले वो वायसराय हो, भले वो कहते हैं वायसराय हो या जनरल हो, उनको विभिन्न प्रकार के आदेश दिए जाते थे। तो वो पत्रकारिता के ही माध्यम से हो सकते थे, पत्र के माध्यम से ही हो सकते थे। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। और जब दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन काल चल रहा था तो उस समय सबसे ज्यादा प्रभावी जो तरीका था वो पत्र ही था। उस समय टेलीफोन या इंटरनेट इनकी बहुत मतलब इंटरनेट तो था ही नहीं, बट जो सबसे ज्यादा जनसंचार का साधन था वो डाकतार ही था, यानी पोस्ट ऑफिस ही था। क्लियर है? वाली बात भी आपको समझाएंगे। तो आपने ये देखा कि जितने भी दोस्तों आधारिक संरचना की गई अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, वो पूर्ण रूप से अपने स्वहितों को पूरा करने के लिए की गई थी, ना कि भारतीय व्यवस्था के विकास के लिए की गई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने संक्षेप में लिखा है कुछ बात कि भाई ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अर्थव्यवस्था में कुछ स्पष्ट आधारिक परिवर्तन किए गए, बिल्कुल किए गए। देखिए आपने देखा, मैंने बताया आपको कि भाई सड़कों का निर्माण किया गया, डाकघर का निर्माण किया गया, रेलवे का निर्माण किया गया, बंदरगाहों का निर्माण किया गया। हाँ, ये सब देखने को मिलते थे। इससे पहले अंग्रेजों से पहले इसका विकास ना के बराबर हुआ था भारत में। परंतु दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके पीछे का जो उद्देश्य था ना, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना नहीं था। यही बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके पीछे जो उद्देश्य था वो उपनिवेशिक शोषण के द्वारा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था यानी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का समृद्धि और विकास करना था। समृद्धि, क्योंकि दोस्तों उन्हें कच्चा माल चाहिए था अपने उद्योगों के लिए, तो कच्चा माल तो भारत ही देता था, इसलिए उन्होंने सड़कों का भी निर्माण किया, रेलवे का निर्माण किया, डाकघर का निर्माण किया गया। सब उनके पीछे उपनिवेशिक शोषण था। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि आधारिक संरचना क्या है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आधारिक संरचना कौन कौन सी की गई और उसके पीछे क्या उद्देश्य था। अब दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मैं मानता हूं कि अंग्रेजों ने ये जितने भी आधारिक संरचना में परिवर्तन किए वो अपने हित के लिए किए गए थे, बट क्या इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है? यस, पड़ा। जब भारत को सन 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली, तब इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि भारत को बहुत सारे फायदे भी हुए इसी सब से। तो उन फायदों को मैं अब आपके सामने रखता हूं। तो एक एक करके हम बात करते हैं सभी पे। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, व्यापारिक कृषि। देखिए ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभाव, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मुझे सुने। ये कीवर्ड आपको याद होनी चाहिए, बाकी तो आप इस पर रामायण लिख देंगे। तो देखिए व्यापारिक कृषि की गई,
देखिए दोस्तों, जब ब्रिटेन भारत में आया तो ब्रिटेन से पहले कभी भी कोई भी जो कृषक होता था, जो किसान होता था, वो केवल निर्वाह खेती करता था। निर्वाह खेती मतलब चावल की फसल उगाता था या गेहूं की फसल उगाता था या सब्जियां उगाता था, इस मतलब निर्वाह खेती करता था। बट जैसी भारत में ब्रिटेन सरकार आई, पहले उन्होंने बलपूर्वक उनसे व्यापारिक कृषि कराई गई। फिर दोस्तों आगे शुरुआत में तो जो भारतीय किसान थे उनके सामने खाने की चुनौतियां खड़ी हो गई, पेट पालने की चुनौतियां खड़ी हो गई। बट बाद में इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जो किसानों का जो एटीट्यूड था वो व्यापारिक कृषि के प्रति बढ़ गया, जिससे अब दोस्तों जो भारतीय कृषि के जो भारतीय कृषक थे, जो भारतीय किसान थे, अब केवल निर्वाह खेती नहीं करते थे, वो साथ में व्यापारिक कृषि भी करते थे। जैसे कि नील की खेती करना या कपास की खेती करना, ये सब व्यापारिक कृषि है। या हम कहें अफीम, गांजा, ये भी खेती होती है, तो इन्हें हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। अब किसान केवल अपने परिवार को पालने के लिए खेती नहीं करता था, इतने बड़े उत्पादन को करने के लिए सोचता था ताकि उसको वो बेच भी सके। यानी व्यापारिक कृषि अगर आरंभ हुई है तो वो ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही हुई है। और ये एक तरीके का शुरुआत में एक नेगेटिव पहलू था ब्रिटिश सरकार का, पर बाद में दोस्तों आज की डेट में व्यापारिक कृषि भारत को किसकी देन है? ब्रिटिश सरकार की ही देन है। दूसरे नंबर पे दोस्तों रेलवे का निर्माण और सड़कों का निर्माण भारत में वरदान साबित हो गया। जब हमें सन 1947 में आजादी मिली दोस्तों, तब रेलवे का बहुत हद तक विकास हो चुका था और फिर उसमें रही कुछ ही कसर भारतीय जो भी नीतिकार थे उन्होंने रेलवे पे बहुत ज्यादा फोकस किया और रेलवे ने दोस्तों भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। अब अकाल भी पड़ते थे तो किसी क्षेत्र में अगर अकाल पड़ता था तो उस तक धान भी पहुंचाया जाता था। सड़कों ने ना भारतीय आर्थिक गतिविधियों को तेज कर दिया। अब दोस्तों ये नहीं कि जो किसान था वो केवल अपने आसपास के इलाके में ही गेहूं बेचेगा, वो रेलवे के माध्यम से और सड़कों के माध्यम से अपने अनाज को, अपने उत्पाद को भारत के किसी भी कोने तक ले जा सकता था और बेच सकता था। तो ये एक तरीके का एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से पहले ना तो रेलवे था भारत में और ना ही इतनी बेहतर सड़कें थी। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा भारत पे। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यातायात के साधन में, वो आए गया रेलवे, और भी यातायात के साधनों का डेवलप हो गया था। जनसंचार के साधनों का विकास, टेलीफोन हो गया, डाक सेवाएं हो गई, ये सब भी दोस्तों ब्रिटिश सरकार के ही भारत को देन है, मैं ऐसा मानता हूं। और इससे क्या हुआ दोस्तों, भारत में आर्थिक गतिविधि बढ़ गई। आर्थिक गतिविधि बढ़ने से भारत के लोगों का जो आर्थिक समृद्धि थी वो बढ़ गई, क्योंकि उत्पादन बढ़ गया दोस्तों। उत्पादन बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है फिर आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, ऐसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, आर्थिक समृद्धि आएगी, आर्थिक समृद्धि आएगी तो आर्थिक विकास भी आएगा धीरे धीरे। ऐसे करते करते दोस्तों अगर हम कहें तो अंग्रेजों से जब भारत को आजादी मिली तो उस समय जो आधारिक संरचना थी ना वो बहुत अच्छी थी। इस वजह से दोस्तों भारत ने 70 साल में बहुत ही अच्छी तरक्की की। वो तो भ्रष्टाचार की वजह से हो नहीं पाई। अगर भारत इन सब का ढंग से इस्तेमाल करता तो आज विश्व में सुपर पावर कहलाता दोस्तों। बट दोस्तों हमारे जो नेता हैं वो मैं किसी पर्टिकुलर नेता के लिए नहीं कहूंगा, अब भ्रष्टाचार नहीं होता ना तो हमारा देश और भी आगे होता। और दोस्तों इसमें मैं किसी और को भ्रष्टाचारी नहीं कह रहा हूं, भारत के लोगों में ज्यादातर भ्रष्टाचार फैल चुका है जिसे हमें रोकना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे बची रहें दोस्तों। और दोस्तों कुशल प्रशासनिक तंत्र भी मिल गया, यानी जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो भारतीय लोगों ने ये देख लिया कि कितने कम अंग्रेजों ने कितने अच्छे तरीके से पूरे भारत में अपना अधिकार कर रखा था, यानी उनसे सीख लिया। तो संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो बहुत सारी चीजें, नियम, कायदे, कानून जो कहां से ले गए थे,
रोलर एक्ट, सॉरी एक एक्ट है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। तो यानी कुशल प्रशासनिक तंत्र भी मिला दोस्तों। हमें ये समझ आ गया कि भारत देश का शासन कैसे करना है। ये हमने अंग्रेजों से सीखा दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज अपने समय से बहुत आगे थे दोस्तों। तभी ब्रिटेन सरकार ने और बहुत सारी यूरोपीय कंट्रीज ने दूसरे देशों पे राज किया, क्योंकि उनकी बुद्धि बाकी लोगों से ज्यादा आगे थी और वो आज भी बहुत आगे हैं दोस्तों। मुद्रा विनिमय प्रणाली का विकास हुआ दोस्तों। इससे पहले ना वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी ब्रिटिश सरकार से पहले, कि यहाँ पे अगर कोई काम होता था ना, कोई वस्तु खरीदनी होती तो कोई वस्तु ही देता था। पर जैसे ही ब्रिटिश सरकार आई तो यहाँ पे पैसे का चलन हो गया। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसने मुद्रा विनिमय प्रणाली को क्या करा, विकास दिया, जिससे उत्पादन में वृद्धि आ गई दोस्तों। उत्पादन में वृद्धि आने से दोस्तों आय में वृद्धि आ गई। आय में वृद्धि होने से दोस्तों निवेश में वृद्धि हुई, और निवेश में वृद्धि होने से दोस्तों फिर दोबारा आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि हुई तो फिर देखिए आप जानते हैं उत्पादन में वृद्धि हुई, और जितना उत्पादन बढ़ता चला जाएगा आर्थिक समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। आर्थिक समृद्धि जितनी बढ़ती चली जाएगी तो आर्थिक विकास भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करें, ताकि दोस्तों मुझे भी कुछ फायदा हो, ताकि मैं आपको काफी आपके लिए मेहनत करता हूं। और दोस्तों अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं बहुत जल्द सांख्यिकी वाली बुक भी स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।